आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में माइंड ब्लोइंग है। हम बात कर रहे हैं प्री मॉडर्न इंडियन ओशन यानी पुरातन हिंद महासागर के समुदायों की और उनकी शानदार इंजीनियरिंग और नेविगेशन टेक्निक्स की। सोचिए, बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन लोगों ने ऐसी विशाल नौकाएं बनाई और ऐसी समुद्री यात्राएं की जो आज के जमाने में भी आश्चर्य का विषय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना आयरन नेल्स, बिना किसी इंजन और बिना जीपीएस के मध्यकालीन नाविकों ने दुनिया के सबसे खतरनाक महासागरों को आखिर पार कैसे किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इन यात्राओं में उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी और उनका सहारा थी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी स्थानीय समझ और बेजोड़ क्षमता। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। इस पूरे सफर को हम इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे मसालों के आकर्षण से, फिर मिलेंगे बेपोर के शानदार जहाज निर्माताओं से, उसके बाद हम उनकी अनोखी लकड़ी और बिना कील की इंजीनियरिंग को देखेंगे, फिर तारों के जरिए रास्ता ढूंढने के तरीके समझेंगे और अंत में देखेंगे कि इन सब का हमारी आधुनिक तकनीक पर क्या असर पड़ा। तो पहला हिस्सा है द लोअर ऑफ द स्पाइसेस, हाईवेज ऑफ इमेंस वेल्थ। आखिर लोग इन खतरनाक समुद्रों में जाते ही क्यों थे? जवाब सिंपल है, मुनाफा। मध्यकाल में मसालों का व्यापार इतना बड़ा और प्रॉफिटेबल था कि उसने इन अनजान समुद्रों को दौलत के रास्तों में बदल दिया था। ज्योग्राफी को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये है मालाबार तट पर बसा बेपोर। ये जगह किसी मास्टर प्लान की तरह थी। चलियार नदी के किनारे पर स्थित होने की वजह से इसका नेटवर्क सीधे नीलंबूर के ऊंचे जंगलों से जुड़ा था। इसका मतलब था कि बेहतरीन और मजबूत लकड़ी आसानी से नदी के रास्ते यहां तक पहुंचाई जा सकती थी और इसी चीज ने बेपोर को एक महान जहाजसाजी केंद्र बना दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बेपोर्स मास्टर शिपराइट्स, द थचान्स एंड खलासीस। ये विशाल जहाज अपने आप तो नहीं बनते थे ना, इनके पीछे लगती थी उन लोगों की अद्भुत कला जिनका लकड़ी और रस्सियों पर पूरा कंट्रोल था। चलियार नदी के किनारे ये कला सदियों तक फली फूली। यहाँ के पारंपरिक जहाज निर्माताओं को थचन्स कहा जाता था और इनके काम करने का तरीका सच में हैरानकुन था। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट या इंजीनियरिंग मैनुअल नहीं होता था। सोचिए, सैकड़ों टन भारी जहाज का डिजाइन पूरी तरह से उनकी याददाश्त और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे ज्ञान पर आधारित होता था। और थचन्स के इन डिजाइन्स को हकीकत का रूप देते थे मपिल्ला खलासीस। अपनी गजब की शारीरिक ताकत और परफेक्ट टीम वर्क के लिए मशहूर ये लोग बिना किसी मॉडर्न मशीन के काम करते थे। वो सिर्फ साधारण लकड़ी की घिरनियों यानी पुलीज का इस्तेमाल करके इन विशाल ढांचों को आसानी से उठाते और सरकाते थे। तीसरा हिस्सा, सॉन हल्स एंड बिटर टिम्बर, इंजीनियरिंग फॉर सर्वाइवल। हिंद महासागर के गर्म और खतरनाक पानी में बचने के लिए सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही काफी नहीं थी, बल्कि एक खास तरह की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की जरूरत थी। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए इस प्राचीन कोट पर गौर कीजिए। जहाज की दीवार 4 उंगली मोटी होती है और उसमें बैठे यात्री भी मौत से बस उतने ही दूर हैं। ये सच में एक डर पैदा करने वाली सच्चाई है। अगर लकड़ी चुनने में जरा सी भी चूक हुई तो समुद्र आपको माफ नहीं करेगा। अगर हम इन जहाज़ों की संरचना देखें तो ये बिल्कुल किसी जीवित प्राणी के कंकाल जैसा लगता है। जो मेन कील या आधार होता है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है और उसकी पसलियां पूरे ढांचे को आकार देती हैं। इनके ऊपर लगाए गए लकड़ी के तख्ते जहाज की स्किन यानी त्वचा का काम करते थे। और इस स्किन को बचाने के लिए जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग होती थी वो सच में कमाल थी। पेड़ को काटने का समय चांद की दशाओं को देखकर तय होता था ताकि लकड़ी सबसे मजबूत निकले। फिर हाथियों के जरिए लकड़ी को इल्यू ट्रैक से लाया जाता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा टीक और आईनी जैसे पेड़ चुने जाते थे। क्यों? क्योंकि इनका रस कड़वा होता है। ये कड़वापन समुद्री कीड़ों यानी शिपवर्म्स को लकड़ी खाने से रोकता था। ऊपर से मछली का तेल, चूना और रेजिन को उबालकर चौपरा नाम का एक स्पेशल लेप लगाया जाता जो जहाज को नेचुरली वाटरप्रूफ कर देता था। यहाँ मालाबार और यूरोपियन इंजीनियरिंग के बीच एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अंतर दिखता है। यूरोपियंस अपने जहाज़ों में लोहे की कीलें लगाते थे, पर मालाबार के शिल्पकार लोहे से बिल्कुल बचते थे। उनका मानना था कि समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टानें होती हैं जो लोहे के जहाज़ों को खींचकर तबाह कर सकती हैं।
इसलिए उन्होंने नारियल की रस्सी और लकड़ी के पेग से जहाज के तख्तों को सिलने का एक बिल्कुल अनोखा और मजबूत तरीका अपनाया। अब जहाज तो पूरा बन गया, लेकिन इस कई टनों भारी राक्षस को समुद्र तक कैसे ले जाएं? इसके लिए एक और ब्रिलियंट देसी जुगाड़ था, धावरिंग तकनीक। रेत पर हरे नारियल के पत्ते बिछाए जाते, उनके ऊपर गोल लकड़ी के रोलर्स रखे जाते और फिर खलासी लोग धावर पुली मैकेनिज्म से बिना किसी आधुनिक इंजन के उस विशाल जहाज को पानी में सरका देते थे। और इस पूरी मेहनत का नतीजा था ये, एक पूरी तरह से तैयार विशाल लकड़ी का जहाज जो हिंद महासागर की लहरों का सामना करने के लिए खड़ा है। आकार और मजबूती का एक बेहतरीन उदाहरण। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, द आर्ट ऑफ वे फाइंडिंग। जहाज पानी में उतर तो गया, लेकिन इतने बड़े समुद्र में बिना जीपीएस के रास्ता कैसे ढूंढे? इन नाविकों के लिए प्रकृति खुद एक चलता फिरता नक्शा थी। अगर पानी का रंग गहरे हरे से हल्के हरे में बदल रहा है, मतलब किनारा पास आ रहा है। अलग अलग समुद्री सांपों की किस्में देखकर वो समझ जाते कि वो समुद्र के किस हिस्से में है। और अगर किसी पक्षी की चोंच में मछली दिख जाए तो समझ लीजिए कि जमीन उसी दिशा में है। ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर थीं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था एक छोटा सा यंत्र जिसे कमल या रपा लगाई कहते थे। देखने में यह सिर्फ एक आम लकड़ी का टुकड़ा और गांठ लगी रस्सी था, लेकिन इसने ध्रुव तारे की मदद से लैटिट्यूड नापने का जो काम किया, उसने हजारों जानें बचाई हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका देखिए। नाविक अपने दांतों के बीच इस गांठ वाली रस्सी को दबाकर रखता और सामने वाले लकड़ी के बोर्ड को क्षितिज यानी होराइजन और ध्रुव तारे के बीच अलाइन करता। दांतों पर आई खास गांठ से ठीक ठीक पता चल जाता कि वो किस पोर्ट के लैटिट्यूड पर हैं। सबसे खासियत ये थी कि होराइजन पर फोकस होने की वजह से जहाज के हिलने डुलने का इनकी रीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ता था। और अगर किसी वजह से कमाल पास न हो तो वायरल कनक को काम आता था। इसमें उनके अपने हाथ ही उनका यंत्र बन जाते थे। एक बंद मुट्ठी या खुली हथेली से वो तारों की ऊंचाई और दूरी माप लेते थे। इसमें एक उंगली को वायरल या इसबो कहा जाता था, जो लगभग एक दिन की यात्रा की दूरी थी। सोचिए, मैथ और ज्योमेट्री सीधे उनकी उंगलियों पर रटी हुई थी। अंत में पांचवां हिस्सा, द प्री मॉडर्न मैरिटाइम लेगेसी फ्रॉम कमल टू जीपीएस। इन शानदार पुरातन तकनीकों ने आगे चलकर हमारी आधुनिक दुनिया पर क्या असर डाला, ये जानना बहुत जरूरी है। जब 1498 में वास्को दा गामा यहाँ आया तो वो इन आसान लेकिन सटीक तकनीकों को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने एक स्थानीय पायलट से ये कमाल यंत्र लिया और इन लिटिल बोर्ड्स ऑफ इंडिया को वापस पोर्चुगल ले गया ताकि यूरोपियन नेविगेटर्स इनकी स्टडी कर सकें। पूरब का ये आम सा दिखने वाला यंत्र पश्चिम के लिए नेविगेशन का नया रास्ता बन गया। अगर हम तब और अब की तुलना करें तो मध्यकाल में भारतीय नाविक लॉन्गिट्यूड नापने के लिए चंद्रग्रहण और उज्जैन के प्राइम मेरिडियन पर निर्भर थे। और आज हम पूरी तरह से सैटेलाइट से आने वाले लाइट स्पीड माइक्रोवेव सिग्नल्स यानी जीपीएस पर निर्भर हैं। तकनीक जरूर आगे बढ़ गई है, लेकिन धरती को नापने का ये जुनून और बेस वही पुराना है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके जहन में छोड़ना चाहेंगे। आज हम इन अदृश्य सैटेलाइट सिग्नल्स पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं, पर क्या इस सुविधा के चक्कर में हमने उस गहरे और सामंजस्यपूर्ण कनेक्शन को खो दिया है जो प्राचीन नाविकों का इस प्रकृति और समुद्र के साथ था? वो समुद्र को पढ़ते थे, तारों से बात करते थे। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उस खूबसूरत रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? इस बारे में जरूर सोचिए।